गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रोमी नरवाल एंड वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म वी प्लस एजुकेशन पर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी 5वीं क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की और इसके अंदर हम करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स। सो सबसे पहले तो टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। जब भी कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो कौन सा टॉपिक या कौन सा लेसन किस मेथड के थ्रू कराना है, कौन सी विधि यूज करने वाला है, उन्हीं को हम बोलते हैं टीचिंग मेथड्स। सो हमारी जो टीचिंग के हैं वो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कोई एक मेथड नहीं है। हमारे पास 10 से 12 मेथड भी होते हैं, हमारे पास 20 से 25 मेथड्स भी हो सकते हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी कॉमन हर एक टीचर है वो अपनी क्लास के अंदर यूज़ करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉमन सा एक सबने सुना होगा कि इंडक्टिव और डिडक्टिव, दो तरह के मेथड्स, क्योंकि ये मेथड सबसे पुराने हैं और इनके बारे में हर एक क्लास के बारे में मोस्टली बात की जाती है। तो सबसे पहले तो इंडक्टिव मेथड है, वो क्या होता है। इंडक्टिव मेथड है, हिंदी में हम इसको आगमन विधि बोलते हैं। ये दिया किसने था? रॉजर फ्रांसिस बेकन ने। सो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो ये आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप जाएंगे रूल की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल से रूल या फिर नॉन से अननोन की तरफ जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। इसके अंदर क्या करना होता है कि टीचर सबसे पहले बच्चों को कुछ उदाहरण देगा, 3 से लेकर 4 उदाहरण टीचर है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग देगा और उन 3 या 4 उदाहरण से मिलाकर एक रूल बनाएगा। रूल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये आपकी जो टीचिंग है ये आपकी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है। तो इसके अंदर 3 आपके रूल हैं, मतलब मोस्ट ऑफ जिससे आपको इंडक्टिव मेथड है उसकी पहचान करनी होती है। सबसे पहले तो अगर आपका ज्ञात से अज्ञात की तरफ आता है तो भी आपका इंडक्टिव मेथड रहेगा, आपका उदाहरण से नियम की तरफ जाता है तो भी आपका इंडक्टिव मेथड रहेगा, और आपका स्पेसिफिक टू जनरल जाता है तो उस केस में भी आप इंडक्टिव मेथड है उसी को टिक करेंगे, अगर आपसे इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडक्टिव मेथड है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। हम जितने भी हमें किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट स्टेबल एग्जाम्पल लगेंगे, हम 2, 3, 4 जितने भी हमें ठीक लगते हैं हम उतने एग्जाम्पल पहले बच्चों को देंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल हमने दिए हैं उनमें से बच्चे क्या करें, हर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे और उन कंक्लूजन को जब देखेंगे कि हर एक एग्जाम्पल से उनको सेम तरह का कंक्लूजन है वो देखने को मिल रहा है, तो वे क्या करेंगे, उन सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वहाँ से मिलाकर एक रूल बना देंगे। ठीक है, और इसी रूल को बनाने को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है हिंदी में, सामान्यीकरण। कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, आपके पास सिमिलियर सिचुएशन आई, प्रॉब्लम आई, आपने हर एक सिचुएशन में देखा कि आप एक सेम मेथड के थ्रू उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, तो आप उसको क्या कर देंगे, अपनी लाइफ का रूल बना देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। और लास्ट में हमारे क्या आएगा, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ रूल। उस रूल को हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो बाकी की जो इंडिविजुअल्स हैं, बाकी की जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी हम उसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, इसीलिए जब ये आपके रूल फॉर्मेशन की बात की जाती है तो वहाँ पर आपका इंडक्टिव मेथड आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं निगमनात्मक विधि। एरिस्टोटल हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया था। इंडक्टिव है, इसकी अपोजिट होती है आपकी डिडक्टिव मेथड। इसमें आप एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे थे, तो आपका डिडक्टिव में आपका रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे कि सबसे पहले आपको एक रूल बता दिया जाएगा और उस रूल को फॉलो करके आपको प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जिस तरह से मैथ है, मैथ के अंदर आपको कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करके ही आपको बाकी की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आपका जनरल से स्पेसिफिक और अज्ञात से ज्ञात, इसके अपोजिट हो जाएंगी ये टर्म। तो इसके स्टेप्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए नॉलेज ऑफ थ्योरी की बात कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं नॉलेज ऑफ फॉर्मूला या नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। इन चीज़ों की आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप उनकी रूल्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि रूल है किस तरह से बनाया गया है। इसके बाद उन रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप करेंगे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है आप उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगी आपकी वेरिफिकेशन। तो ये आपके इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये टर्म्स हैं, 3 टर्म्स से मोस्टली इनको पहचाना जाता है, इनसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा डायलैक्टिक मेथड। इसी को हम संवाद विधि भी बोलते हैं। अब देखिए संवाद क्या होता है, संवाद 2 लोगों के बीच में या 2 ग्रुप के बीच में होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर विचारों का या आइडियाज़, थॉट्स, किसी भी चीज़ का हम बोल सकते हैं आदान और प्रदान हो। ठीक है, मतलब जहाँ पर कम्युनिकेशन हो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो।
तो वहाँ उस तरह के जितने भी मेथड्स होंगे उनको हम डायलैक्टिक मेथड्स बोलते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड में क्या होता है कि इसके अंदर जब बच्चा कोई भी क्वेश्चनिंग करता है टीचर से, तो टीचर उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में ही देता है। मतलब सपोज कीजिए जो स्टूडेंट है उसने कोई भी एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टीचर से पूछा है और टीचर उसकी सॉल्यूशन के लिए पहले उससे बेसिक उसके कुछ कंसेप्ट है उसके बारे में आंसर कर रहा है, उनसे आंसर नहीं क्वेश्चन करेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की जो मेमोराइजेशन पावर है या सोचने की जो शक्ति है उसमें डेवलप होगा। क्योंकि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ करते हैं तो उसके लिए हमारी क्या चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चा जब भी कॉम्प्लेक्स चीज़ की तरफ जाएगा उसके लिए वो अपने पहले जो बेसिक थिंग्स हैं उनकी क्लियरिटी करते हुए जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि एवरी क्वेश्चन ऑफ ए टीचर डायरेक्ट्स टू द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ लर्नर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसके अंदर टीचर है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि जो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है ना वो अपने आप डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। अब देखिए इसको हम ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक बच्चा है, उसको एक फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि 3/4 है, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। तो टीचर क्वेश्चन ही करेगा कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि फ्रैक्शन क्या होती है, कि P/Q की फॉर्म में जो भी टर्म होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और फिर इसके बाद टीचर है उससे पूछ सकता है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो स्टूडेंट को अगर पता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर है, अगर उसको अपोजिट कर देंगे तो उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। मतलब क्या है कि टीचर बेसिक कंसेप्ट है उसकी क्लियरिटी करवा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग मेथड है वो इस तरह से होता है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन आंसर मेथड, ये आपका सिंपल है क्योंकि इसके अंदर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है और स्टूडेंट आंसर करता है। एंड अपोजिट भी हम इसका वाइस वर्सा भी लेके चल सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो टीचर से क्वेश्चन पूछता है, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है और टीचर उसका डायरेक्ट आंसर कर देता है, ठीक है। सो इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आपका सिंपल सा है कि एक टीचर या स्टूडेंट है उन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछता है और दूसरा उसका आंसर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्कशन मेथड, जिसको हम हिंदी में चर्चा विधि भी बोलते हैं। जैसे डिस्कशन की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम बच्चों को कोई भी एक टॉपिक है वो देंगे जिसके ऊपर बच्चों को आपस में डिस्कशन करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट डिस्कस सम टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स बच्चों को टीचर अलाउ करता है डिस्कस करने के लिए, और उसके बारे में कुछ ना कुछ नई नॉलेज है वो क्रिएट करते हैं, नई नॉलेज है वो बाहर निकल के आती है। टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस इज़ डिस्कस्ड, मतलब टॉपिक है हमारा किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, हमारी सोशल रेलेवेंस है उससे रिलेटेड हो सकता है, आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि आपका जो ग्रुप है वो हिट्रोजीनियस होता है। आपके ग्रुप हैं, दो तरह के ग्रुपों की बात की जाती है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस तो कौन सा होता है, सजातीय, जिसके अंदर इक्वल IQ लेवल के बच्चे, एक जैसी सोच रखने वाले बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन हिट्रोजीनियस में क्या होता है, जहाँ पर हर एक बच्चे के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। और जब हमारा ग्रुप हिट्रोजीनियस होगा तो उस केस में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हर एक बच्चा उस टॉपिक को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए आंसर करेगा। तो हमारा जब भी हम डिस्कशन मेथड यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारा जो ग्रुप है हमेशा हिट्रोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। और हमें जो क्वेश्चन यूज़ करेंगे, क्वेश्चन हमारे किस तरह के होने चाहिए, क्वेश्चन होने चाहिए हमारे ओपन एंडेड। जैसे क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उनके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि क्लोज एंडेड जहाँ पर आपको लिमिटेशन दी जाती है कि आप या तो सिर्फ 2 वर्डों में आंसर कर सकते हैं, आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं, जहाँ पर लिमिटेशन है, ट्रू या फॉल्स में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओपन एंडेड क्या है कि जहाँ पर आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। तो ओबियसली जब डिस्कशन की बात करेंगे तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चन है उनका यूज़ करेंगे। और रोल ऑफ टीचर इज़ ऑफ मॉडरेटर, कि यहाँ पर जो टीचर का रोल होगा वो मॉडरेटर का होगा। मॉडरेटर मतलब जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को लगेगा कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, टीचर की हेल्प की ज़रूरत है, तो टीचर वहाँ पर उनको गाइड करने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको हम डिस्कवरी मेथड भी बोल देते हैं, खोज विधि। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है, इन्होंने इसको दिया था। जैसे कोई भी मेथड आता है तो होता क्या है उस मेथड के अंदर और किसने दिया था, ये आप जो छोटे छोटे कॉमन सी चीज़ हैं सिर्फ ये चीज़ें याद कर लेंगे तो उनके स्टेप्स वगैरह इतने नहीं पूछे जाते। मोस्ट ऑफ क्या है कि कौन सा मेथड है, मतलब किसने दिया था और उसके अंदर होता क्या है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके वहीं से आंसर, क्वेश्चन के आंसर हैं वो आराम से बन जाएंगे। इसमें देखिए कि दी मेथड एम्स एट डिस्कवरिंग एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, कि जो फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनकी डिस्कवरी, मतलब खोज करना, इसको हम खोज विधि भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम स्टेप्स किस तरह से लेके चल सकते हैं। सबसे पहले तो टीचर है बच्चों के सामने एक जो लर्निंग सिचुएशन है वो क्रिएट करेगा कि बच्चे किस सिचुएशन में सीख सकते हैं। इसके बाद बच्चों के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रखेगा
मतलब बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन करने के लिए बच्चे को देगा। इसके बाद बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन होगी। हाइपोथेसिस क्या होती है, आपकी परिकल्पना, कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई है और आप उनको उस प्रॉब्लम को देखते हुए उसकी जो बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो होती है आपकी हाइपोथेसिस। फिर आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है कि आपके इस प्रॉब्लम के 3 या 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं, फिर आप उनको टेस्ट करेंगे कि आपका फाइनल जो सॉल्यूशन है कौन सा है, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और इसके बाद क्या करेंगे, आपका कंक्लूजन निष्कर्ष निकल के आएगा, मतलब आपने डिस्कवरी है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेटिव टीचिंग या कोऑपरेटिव लर्निंग की हम जब बात करते हैं तो कोऑपरेटिव जैसे कि सहयोगात्मक भी या सहकारी शिक्षण भी आप बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसके अंदर अलग अलग आपका हेट्रोजीनियस ग्रुप हो सकता है, ठीक है, और उस ग्रुप को एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, उस टॉपिक की अच्छे से स्टडी करते हैं और खुद तो उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते ही हैं, साथ में उनके जो कलीग हैं, उनका जो पीयर ग्रुप है, उनके ग्रुप के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। और जब तक कि हर एक बच्चे को उस टॉपिक के अंदर मास्टरी हासिल नहीं हो जाती, तब तक उस टॉपिक को बच्चे कंटिन्यू रीड करते रहेंगे, ठीक है। ये होती है आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, कंसेप्ट क्लियरिटी ज़्यादा होती है, कोऑपरेशन की भावना बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग आपका क्लास जो आपका कोऑपरेटिव लर्निंग है उसी से रिलेटेड है, बट इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप बनते हैं वो बच्चे अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कि जिसके साथ चाहे ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर टीचर है, टीचर कोई ग्रुपिंग नहीं करता, बच्चे खुद से अपनी ग्रुपिंग करते हैं और कोई भी टॉपिक लेके उसके ऊपर बच्चे अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या है कि आपके पारस्परिक शिक्षण जिसको बोला जाता है, इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक दूसरे की जो रोल है उनको अपोजिट करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाती है। टीचर है, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर की तरह अपना रोल है वो प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर जो स्टूडेंट है उनको फुल फ्रीडम दी जाती है टू एक्ट लाइक ए टीचर। इसके बाद नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव वर्क। कोलैबोरेटिव वर्क में आपका सिमिलियर है, या आपका सेम नहीं बोल सकते हम, सिमिलियर है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग की तरह, कि इसमें बच्चों को इसी तरह से क्या कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है, बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि बच्चे उसमें तो क्या था कि आपका कोऑपरेटिव लर्निंग में तो कोई भी एक टॉपिक है, हर एक बच्चे को मास्टरी हासिल हो गई। सपोज कीजिए कोऑपरेटिव लर्निंग में तो हमने बच्चों को अलग अलग, जैसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों आपके एक टॉपिक के अंदर इंक्लूड हैं। एक बच्चे को हमने थ्योरेटिकल पोर्शन सोल्व करने के लिए दिया था, एक को हमने प्रैक्टिकल, और बाद में भी एक दूसरे को समझा रहे हैं, अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोलैबोरेटिव में क्या है कि आपका जो रोल है आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रैक्टिकल पोर्शन ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को दूसरा पोर्शन दे सकते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है। और इसके बाद दोनों आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लेक्चर मेथड। देखिए सबसे कॉमन मेथड है, हर एक क्लास में, हर एक स्कूल में लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता है। सबसे पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं इसको, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड है। अब लेक्चर मेथड है, आपको पता है इसके अंदर क्या है कि टीचर क्लास में आके लेक्चर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो लेक्चर है, टीचर है, उसको लेक्चर इफेक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चों की जो अटेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सके। तो लेक्चर मेथड के अंदर बच्चों की अटेंशन को बनाए रखना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, क्या क्या इसकी कुछ हम बोल सकते हैं मेरिट्स हैं, क्या क्या कुछ डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड आपका लेक्चर मेथड, ठीक है। इसके बाद क्या कि लेक्चर है, मेथड है, हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा जो टॉपिक है वो लॉजिकल हो, सिस्टमेटिक हो और इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि लेक्चर मेथड के अंदर स्टूडेंट का कार्य क्या होता है, स्टूडेंट को सिर्फ टीचर को सुनना होता है, और सुनने के लिए मतलब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और बच्चे का इंटरेस्ट बनाए रखना टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो टीचर को जो लेक्चर है वो इस तरह का बनाना चाहिए कि उसके अंदर लॉजिकल पोर्शन भी हो, एक हम सिस्टमेटिक वे में चले, कि सबसे पहले हम टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके बाद उसके नेचर की बात कर रहे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद टाइप्स पे जा रहे हैं, फिर उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे, और लास्ट में कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। तो एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अगर लेक्चर मेथड में हमने कोई भी सिस्टम, जैसे सोच कीजिए हम डायरेक्टली डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है, कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों को, ठीक है। इसमें क्या कि मोर स्टूडेंट एंड कंटेंट कैन बी टॉट। लेक्चर मेथड की एडवांटेजेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि बच्चे बीच में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते आपसे,
जितना भी टाइम है सिर्फ और सिर्फ टीचर का है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इट फॉलो वन वे प्रोसेस, ये इसकी डिलिमिटेशन डिसएडवांटेजेस की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वन वे प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ टीचर को बोलना होता है। सो यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो क्लास है वो बोरिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि देयर इज़ नो फीडबैक। ओबियसली जो वन वे प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ टीचर है उसी को बोलना होता है, तो फीडबैक तो मिल ही नहीं सकता। वेरी लिटल स्कोप फॉर स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ बैठकर सुनना होता है, उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है। हाँ, इसकी ये है कि डेवलप कंसंट्रेशन स्किल। लेक्चर मेथड है, उसके अंदर बच्चों की कंसंट्रेशन, बच्चों को अगर लेक्चर मेथड से कुछ सीखना है तो बच्चों को सुनने की जो शक्ति है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और इसके साथ ही सिर्फ पैसिवली नहीं सुनना भी किस तरह से है, एक्टिव होकर, मतलब कंसंट्रेशन स्किल है उसका डेवलपमेंट होता है आपका लेक्चर मेथड में। इसके बाद अगर इसके स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेक्चर मेथड है उसकी प्लानिंग करेंगे, फिर कंटेंट है उसको प्रेजेंट करेंगे, और फिर स्टूडेंट हैं उन्होंने कितना सीखा ये चीज़ हम देखेंगे कि बच्चों की जो अटेंशन है, इंटरेस्ट है वो हम बनाए रखें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन विधि जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि लेक्चर मेथड में तो सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग का कार्य होता था, लेकिन डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, टीचर का कार्य होता है बच्चों को दिखाकर चीज़ें पढ़ाना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल। देखिए अब ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन से मेथड में आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है, तो आपका डेमोस्ट्रेशन। अगर पूछा जाए कि कौन सी मेथड में आपकी कंसंट्रेशन स्किल डेवलप होती है, तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि आपका लेक्चर मेथड है उसके अंदर आपकी कंसंट्रेशन स्किल है उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यूजफुल व्हेन लर्निंग टास्क इज़ कॉम्प्लेक्स, कि जब आपका टॉपिक है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आपके लिए ईजी हो जाता है सीखना, क्योंकि चीज़ें देखकर ज़्यादा सीखी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू सुन के। ठीक है, आपका टीचर सेंट्रिक मेथड है, क्योंकि टीचर का ही मेन रोल होता है। आपके जैसे जब मेथड्स की बात की जाती है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके टीचर सेंटर्ड भी होते हैं, आपके लर्नर सेंटर्ड भी, कंटेंट सेंटर्ड भी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर डेमोस्ट्रेशन मेथड की बात करते हैं या लेक्चर मेथड की बात करते हैं तो आपके टीचर सेंटर्ड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक्टिव रोल होता है वो टीचर का होता है। तो अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा मेथड है, टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उस मेथड के अंदर टीचर का रोल ज़्यादा एक्टिव है या स्टूडेंट का। ठीक है, तो वहाँ से आप इजीली पता कर सकते हैं कि मेथड है वो हमारा टीचर सेंटर्ड है या लर्नर सेंटर्ड। इसके बाद अगर स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले है कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग बाय टीचर है, सबसे पहले प्लान करेगा, फिर लेक्चर है उसको इंट्रोडक्शन, लेक्चर की प्रेजेंटेशन, डेमोस्ट्रेशन, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकता है, चार्ट का यूज़ कर सकता है, 3D मॉडल्स का, किसी भी चीज़ का, मतलब जिसको जो भी डिवाइस उसको हेल्प करता है बच्चों को दिखाने में। ठीक है, सो ये चीज़ें इसमें रहेंगी, कॉमन से स्टेप्स हैं, ये आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या है कि लेक्चर और डेमोस्ट्रेशन दोनों का कम्बिनेशन कर दिया जाता है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, सिंपल सा है, इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद हम जब बात करते हैं एनालिटिकल मेथड, हिंदी में विश्लेषणात्मक विधि कहा जाता है। देखिए एनालिटिकल की बात करते हैं तो इसका अर्थ ही क्या होता है कि बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं उसको छोटे छोटे पोर्शन के अंदर डिवाइड करना। ठीक है, तो एनालिटिक में क्या होता है, विश्लेषणात्मक में, कि आपके पास एक कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो आपको दे दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस बिगर कंसेप्ट है उसको स्मॉल पोर्शन के अंदर डिवाइड करके बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए बिगर कंसेप्ट इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल कंसेप्ट। सो इसमें आप क्या कौन सी चीज़ फॉलो कर रहे हैं, इसमें आप फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम अननोन टू नोन, क्योंकि बच्चों को उन छोटे छोटे कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है, और अगर आप कोई बड़ी चीज़ से उसकी छोटे छोटे पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगी, यहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है वो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है उसमें हेल्प करती है। इसके बाद और क्या, हमारा एनालिटिकल थिंकिंग आपकी जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसमें हेल्प करती है, क्योंकि आप हर एक छोटी छोटी जो चीज़ हैं उनका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, तो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट होता है। और जहाँ पर भी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आती है तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की बात ओबियसली आ जाएगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डेवलप क्रिएटिविटी एबिलिटी। इसके बाद अगर इसके स्टेप्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके कॉमन से वही स्टेप्स रहेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंथेटिक मेथड।
जैसा कि हमने एनालिटिक मेथड है उसके अंदर पढ़ा था कि विश्लेषण जिसके अंदर हम जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड करते हैं। जैसा कि हमने साथ ही में पढ़ा था कि जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो आपकी एनालिटिक मेथड और आपका जो सिंथेटिक मेथड है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। एनालिटिक में तो आप क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन सिंथेटिक में इसका अपोजिट होगा। इसके अंदर आपके पास छोटे छोटे पोर्शन होंगे बहुत सारे, और उन सबको मिलाकर आप क्या करेंगे, एक बहुत ही बड़ा पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, फोकस किसके अंदर, फोकस होता है आपका वॉल टू पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑन दी बेसिस ऑफ प्रॉब्लम, कि जो समस्या हमारे सामने आ रही है उसके बारे में हमारे पास कितनी नॉलेज है और स्टूडेंट्स को उस समस्या से संबंधित कितनी अवेयरनेस है, कितनी जागरूकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि नॉलेज अबाउट दी पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके बारे में बच्चों को कितनी नॉलेज है। अगर छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनकी नॉलेज अच्छी होगी तो ऑब्वियसली जब छोटे छोटे पार्ट्स से हम कोई भी बड़ा पार्ट बनाएंगे, उनको मिलाकर एक बड़ा पोर्शन बनाएंगे तो उसकी भी हमें नॉलेज होगी, क्योंकि अगर हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और लास्ट में हम कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है मोस्ट ऑफ जो आपके टीचर्स हैं यूज़ करते हैं, टीचिंग मेथड्स। इसके अंदर जैसे आप देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड है, सबसे कॉमन मेथड है, जो विलियम किलपैट्रिक हैं इन्होंने इसको दिया था प्रोजेक्ट मेथड को। तो प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है वो बच्चों को दे दिया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, आप उसको इंडिविजुअली भी दे सकते हो, आप ग्रुपिंग में भी दे सकते हो। तो आपके जो टाइप्स हैं क्या क्या रह सकते हैं आपके प्रोजेक्ट मेथड में, आप किसी एक बच्चा है उसको भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ग्रुप में भी दे सकते हैं, ठीक है, अदर फॉर्म में भी दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, आपका ड्रिल हो सकता है, एरिस्टिक हो सकता है, एरिस्टिक मतलब आपके का कलात्मक हो सकता है, प्रॉब्लमेस्टिक हो सकता है, मतलब आपकी समस्या से संबंधित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रोजेक्ट मेथड है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं उसके अंदर हमें देखना होता है कि टीचर ज़्यादा एक्टिव है कि स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है। अगर टीचर ज़्यादा एक्टिव है तो हमारा मेथड क्या है, टीचर सेंटर्ड होता है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है तो स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड होता है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चा है बच्चे का एक्टिव होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड है उसके अंदर बच्चा खुद करके सीखता है, तो लर्निंग बाय डूइंग होता है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस होता है। बच्चा कुछ ना कुछ करता है, अगर कुछ उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो वो भी इसके फ़ायदे के लिए कार्य करते हैं। अगर उसको कुछ नेगेटिव थिंग देखने को मिलती हैं तो बच्चा उससे भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो जो अनुभव हैं उसके द्वारा बच्चा इसमें सीखता है। टू वे अफेयर होता है, जैसे कि आपकी जब हमने लेक्चर मेथड की बात की थी जो कि टीचर सेंटर्ड होता है, वो आपका वन वे होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टीचर है उसका रोल होता है। लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है इसलिए आपका टू वे होता है। इसके अंदर आप अपने जो कोई फ्रेंड्स है उससे हेल्प ले सकते हैं, आप कोई ग्रुप में काम कर रहे हैं वहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, आपको टीचर से हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वन वे प्रोसेस नहीं रहेगी आपके प्रोजेक्ट मेथड में। इसके अलावा जब अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं प्रोजेक्ट मेथड की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे, तो क्रिएटिंग दी सिचुएशन। इसके बाद हम देखेंगे कि उस सिचुएशन में किस तरह का प्रोजेक्ट बच्चे कर सकते हैं। तो इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कार्यान्वयन किस तरह से होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग फॉर द प्रोजेक्ट। इसके बाद उसका एग्जीक्यूशन, और लास्ट में जब हम सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में होता है मूल्यांकन, यानी कि एवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमारे जो रिजल्ट है क्या निकले हैं, कंक्लूजन क्या निकला है, निष्कर्ष की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड क्या है, एक सिंपल सा मेथड होता है। इसके अंदर टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है। इसके अंदर क्या है कि हमारा जो ग्रुप है वो होमोजीनियस होता है, क्योंकि एक जैसे अगर हमारे पास सिमिलर ग्रुप के बच्चे हैं तो उनको पढ़ाना ईजी रहेगा। ठीक है, तो ग्रुप जो हम बनाते हैं स्पेशल ट्यूटोरियल मेथड के लिए, उसमें क्या होता है, उनकी बेसिक एबिलिटीज़ देखी जाती है। जिन बच्चों की बेसिक एबिलिटीज़ सेम है उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, जिनकी अलग होती है उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया जाता है। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ कैन बी रिमूव थ्रू पर्सनल गाइडेंस। और अगर बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करता है कोई बच्चा, तो उसको पर्सनल गाइडेंस के थ्रू हम ट्यूटोरियल मेथड में पर्सनल गाइडेंस के थ्रू उस बच्चे की प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर देते हैं। इसके बाद है रोल प्लेइंग या सिमुलेशन। तो रोल प्लेइंग में क्या होता है कि हर एक बच्चे को उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक रोल है, एक भूमिका दे दी जाती है। जैसे सपोज कीजिए क्लास में किसी बच्चे को मॉनिटर बना दिया गया, तो उसकी क्या क्या
रोल उसका वो मॉनिटर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो एक मॉनिटर है, उसका क्या क्या रोल होता है कि टीचर की एब्सेंट में क्लास में किस तरह से डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखना है, इस तरह से कोई बच्चा अगर स्लो लर्नर है तो उसको किस तरह से हेल्प करनी है आगे बढ़ने में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्ट में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में किस बच्चे को हमें थ्योरेटिकल पोर्शन देना है, किसको हम प्रैक्टिकल दे सकते हैं, या फिर हम क्लास में हर एक बच्चे को एक अलग सा उनको रोल दे सकते हैं, ठीक है। तो रोल प्लेइंग में यही होता है कि बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है कि किस तरह से वो उस रोल के अंदर, उस किरदार के अंदर अपने आप को ढाल के उस किरदार से अपना बेस्ट आउटपुट देगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टीचिंग मेथड है वो माना जाता है। ये ए.ई. ओसबॉर्न है, इन्होंने दिया था, ठीक है। ए.ई. ओसबॉर्न। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाला जाता है। इसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने की बात की जाती है, और जहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं ऑब्वियसली हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालने की बात की जाती है। ये डेवलप करता है बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को, या हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक्चुअली होता क्या है कि टीचर है कोई भी एक क्वेश्चन क्लास में थ्रो करता है और किसी भी एक बच्चे से उस क्वेश्चन का आंसर पूछता है, और इसके बाद वही क्वेश्चन पूरी क्लास में सर्कुलेट करता है और उसी का आंसर बाकी बच्चों को भी देना होता है। बट कंडीशन क्या होती है कि किसी भी बच्चे का आंसर दूसरे बच्चे से मैच नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में बच्चे क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी अच्छे से सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में और कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड नया पॉइंट ऑफ व्यू है अपना वो बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, सोचने समझने की शक्ति है, वो बाहर निकल के आती है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है ये वाला मेथड बच्चे किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग एक आपका बहुत ही कॉमन से आपका टीचिंग मेथड है, जो कि स्पेशली जब आप बीएड करते हैं उस टाइम पे भी आप देखते हैं कि आपको माइक्रो टीचिंग के लिए भेजा जाता है। तो एक्चुअली में माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि जो एक्चुअल टीचिंग होती है ना उसका एक छोटा सा पोर्शन होता है कि आप जब रियलिटी में आप जब टीचिंग करोगे और जब आप टीचर बन जाओगे, क्लास में जाओगे, तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए बच्चों को माइक्रो टीचिंग का एक कंसेप्ट है वो दिया जाता है। ये आपका एलन एंड रियान है, उन्होंने दिया था 1968 में। सो माइक्रो टीचिंग में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें आपको टोटल आपका 36 मिनट का होता है, ठीक है। उसमें से आपकी डिवाइडेशन की जाती है कि जैसे 6 मिनट है, स्टार्टिंग के 6 मिनट आपने प्लानिंग को दिए, इसके बाद नेक्स्ट 6 मिनट आपने प्रेजेंटेशन की, नेक्स्ट हैं जो 6 मिनट्स वो आपकी रहेंगी फीडबैक के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, फिर से नेक्स्ट की जो 6 मिनट होती हैं आपकी रीप्लानिंग, रिप्रेजेंटेशन और फीडबैक, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से चलती है। तो इसके जो रियान एंड एलन हैं उन्होंने 5 बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात की है। सबसे पहले क्या है कि माइक्रो टीचिंग इज एक्चुअल टीचिंग, क्योंकि बच्चा है उसको जैसे हम इंटर्नशिप बोल देते हैं, बीएड करने के बाद जब हम इंटर्नशिप करने जाते हैं तो हमें एक्चुअली में बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक है। तो हम इसको एक्चुअल टीचिंग भी बोल सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग द कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्लास एजुकेशन इज रिड्यूस्ड, कि इसके लिए क्या होता है कि जो प्यूपिल टीचर होता है वो पहले से ही रेडी हो जाता है कि जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने को मिल सकती हैं, आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको बच्चों में किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उस टाइम पे सीखने को मिलती हैं। ओनली ए स्पेशल टास्क एंड ए स्किल आर एम्फेसाइज्ड एट वन टाइम, एक टाइम पे आपको सिर्फ एक ही टॉपिक बच्चों को कवर कराना होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज प्रोसीजर इज़ मोर कंट्रोल एंड फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड सून। सो इसमें क्या है कि जो बच्चों की एक्सरसाइज है उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है, और साथ ही साथ सबसे मेन पॉइंट है इस माइक्रो टीचिंग का कि आपको फीडबैक है वो साथ साथ मिल जाती है। फीडबैक कैसे मिल जाती है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में आप कोई भी एक टॉपिक है उसको तैयार करते हैं, बच्चों से एक तो पहले क्वेश्चन को पूछते हैं जिसको हम डायग्नोस्टिक इवेलुएशन बोलते हैं। इसके बाद आप बच्चों को वो टॉपिक है वो कवर कराते हैं क्लास में, और लास्ट में जब आपकी 5 से 10 मिनट रह जाती हैं तो आप बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा है आपके लेक्चर से, ठीक है। तो ये एक माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट था। सो आज की क्लास में आपके यही थे टीचिंग मेथड्स जो मेन हैं और मोस्ट ऑफ आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम हैं सबके अंदर आपके जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में बात की जाती है, और ये कॉमन से मेथड्स हैं जिसके बारे में हर कोई बात करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक। सो इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप उससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।